डायरेक्टरेट हेल्थ एंड सर्विसेज की निदेशक डॉक्टर रेणु शर्मा ने कोरोना महामारी की तीसरी वेव को लेकर चिंता जताई और जेके अपडेट से बात करते हुए लोगों को सचेत किया कि अगर अभी भी लोग ना समझे तो आने वाले दिनों में परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ब्लैक फंगस पर भी बात की और बताया कि ये किस प्रकार से लोगों को हो रहा है और किन लोगों को ब्लैक फंगस का अधिक खतरा है। आपने बिल्कुल ये सही बात बोली है। जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी उस वक़्त लोग बहुत भयभीत और डरे हुए थे। जिस तरह की तस्वीरें उभर के आ रही थी बाहर के मुल्कों में, और वहाँ दिखाया जा रहा था कि बेड फिल हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे थे। तो सब हिंदुस्तान में भी सब लोग बड़े डरे हुए थे। मगर वो जो फर्स्ट वेव आई थी वो इतनी ज़्यादा लीथल भी नहीं थी, उसमें मॉर्टेलिटी कम थी और इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस भी नहीं थी। जैसे अगर घर में एक आदमी को उस वक़्त कोरोना हुआ तो बाकी लोगों को नहीं हुआ अगर प्रिकॉशंस ली गई। अब जो ये सेकेंड वेव जो आई है, फर्स्ट वेव में हमने उसी तरह की तैयारियां करी थी। ऑक्सीजन सप्लीमेंट सरकार ने करा था और लोगों को प्रिकॉशंस जो लेनी है वो सब आईसी एक्टिविटी उसके बारे में करी थी और लोगों ने फॉलो भी करी। तो सेकेंड वेव जो आई है अब ये जो है वायरस अब म्यूटेट होके आया है। कुछ अलग अलग स्ट्रेन्स के जो लीथल हाईली इन्फेक्शियस जो स्ट्रेन्स हैं, इसमें यूके स्ट्रेन है, इसमें इंडियन वेरिएंट विद डबल म्यूटेशन वो वाला स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन्स भी देखे गए हैं। तो ये जो वायरस है इस बार ये एक तो इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में होती है, और दूसरा इसमें जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। और ये देखा गया है कि कंडीशन जो मरीज़ों की है, कुछ मरीज़ों की विद इन मिनट्स या विद इन एन आवर जैसे है वो एकदम क्रिटिकल हो जाती है। आदमी लगता है इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया जैसे हम बोलते हैं, उसको लगता है मैं ठीक हूँ। वो अस्पताल में भी बड़े सारे लोग नहीं जाते हैं, ये सोच के कि जैसे पिछली बार कोरोना हो गया था लोग ठीक हो जाते थे घरों में, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मगर फिर सडनली डिटीरियोरेशन हो जाती है और वो लेट अस्पतालों में पहुंचते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि सब एफर्ट करने के बावजूद भी हम लोग बेबस हो जाते हैं बीमारी के आगे, इस वायरस के आगे। और बहुत सी जानें जो गई हैं, प्रेशियस लाइफ्स लूज़ करी हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इतने यंग लोग भी और बहुत से लोगों को जान अपनी खोनी पड़ी है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तैयारी सेकंड वेव जब शुरू हुई मौत का आंकड़ा बढ़ गया जिस तरह से आपने अभी बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पहले वेव के बाद जब सारा अनलॉक सिस्टम हो गया था उसका कहीं ना कहीं क्या टेस्टिंग कम हो गई थी या जिस तरह से केस का बढ़ना, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, आप ये बात सही है कि जब फर्स्ट वेव लोगों ने देखी वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस भी नहीं थी। फिर लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये बीमारी होती है और लोग ठीक हो जाते हैं। तो जब बीच में एक थोड़ा सा लल आया डिजीज़ का, जिसमें कि वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे चला गया था, तो लोग थोड़े मतलब ये हो गए, उन्होंने प्रिकॉशंस थोड़ी सी अपनी रिलैक्स कर दी। और जो उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस लगी थी वो भी रिलैक्स हो गई। शादियां ब्याह भी लोग अटेंड करने लगे, फंक्शंस भी लोग करने लगे और रूटीन में जैसे अपनी लाइफ लोगों की चलती है उस तरह से चलने लगे। और शायद थोड़ा सा जो SOPs हैं उनका पालन भी शायद कम हुआ। तो विद द रिज़ल्ट कि जब सेकेंड डोज अब ये सेकेंड वेव जो ये आ गई, तो अब उनको रियलाइज अब तक तो लोगों को पता चल गया, तो फिर से लोग अपनी प्रिकॉशंस लेना शुरू हो गए हैं। एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर होता है ना। पहली वेव में जब प्रिकॉशन ले रहे थे लोग, जब किसी को कोविड पॉजिटिव होता था तो वो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था हॉस्पिटल में जी। लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी यही बोला जा रहा है कि आइसोलेट हो, अपने घर पे ही रहे। हाँ, इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह के हैं अभी सेकंड वेव में? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये करा। देखिए, पिछली बार जब थी गाइडलाइंस ये थी कि जैसे ही कोई पॉजिटिव आता था हम उसको उसी वक्त उठा लेते थे, चाहे हमें 12 बजे रात को रिपोर्ट मिलती थी, इमीडिएटली उठा के हम उनको एज पर देयर सिचुएशन कंडीशन कि क्या उनकी सैचुरेशन है उसके अकॉर्डिंगली या तो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में एडमिट कर देते थे या कोविड केयर सेंटर कैटेगरी 2 में डालते थे, या फिर जिनको सिम्टम्स कम होते थे, सिम्टोमेटिक होते थे, उनको भी आइसोलेट कर देते थे हम क्वारंटीन सेंटर्स में। फिर आ गई होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस। होम आइसोलेशन जब आई तो फिर ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनको घरों में आइसोलेट करना शुरू किया।
मगर घरों में आइसोलेट करने का मतलब ये कतई भी नहीं था कि लोग अपनी प्रिकॉशंस ना लें। घर में भी जब आइसोलेट होना है, मैं लोगों को आज भी ये विनम्र विनती करती हूँ कि घर में भी जब होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बाकी लोगों से, बूढ़े बुजुर्गों से या प्रेग्नेंट लेडीज से या बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें। घर में आइसोलेशन का मतलब है आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अकेले रहना है, एक कमरे में बंद रहना है जिसके साथ अलग से वॉशरूम है, अपने बर्तन अलग रखने हैं, अपना तौलिया अलग रखना है, अपना सैनिटेशन मेंटेन करके रखना है, मास्क पहन के रखना है। शायद लोगों ने इसको ढिलाई समझा और रहने तो लगे घरों में। ये भी पाया गया कुछ लोग जो होम आइसोलेशन वाले थे वो मिक्सअप होने लगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसीलिए ये देखा गया सेकेंड वेव में कि पूरी की पूरी फैमिलियाँ पॉजिटिव होना शुरू हो गई। कुछ फैमिलीज में तो देखा गया पूरी की पूरी फैमिलियाँ क्रिटिकल हो गई। कुछ इंसिडेंसेस में बाहर की स्टेट्स में, जैसे मैंने 1-2 केसेस नोटिस करे, फैमिली मेंबर्स चार फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली के, उनकी डेथ हो गई। तो ये कुछ उनके बिहेवियर में चेंज लोगों का आ गया। उन्होंने थोड़ी लापरवाही ले ली क्योंकि पिछली वेव में उन्होंने देखा था कि ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें डेथ्स नहीं हुई थी। मगर इस बार जो वायरस था वो बहुत ख़तरनाक होके उभरा है और तेज़ होके उभरा है, और हमें भी उसी तरह से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और करा भी है हमने। तो लोगों से ये अपील है कि घरों में जो होम आइसोलेशन में है, एक तो वो अलग से रहें, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को ये बीमारी ना दे दें, इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, अपना भी ख्याल रखें, अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में 3 बार देखते रहें, और अगर कहीं ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे आने लगे, इमीडिएटली कॉल सेंटर्स, जो हम कॉल नंबर्स, अपने टोल फ्री नंबर्स, जो हमने कॉल सेंटर्स के नंबर्स हम रोज़ एडवर्टाइज करते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, वहाँ कॉल करें, नहीं तो 108 पे कॉल करें। वहाँ से उनको गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना है, क्या वो उनको बताएंगे, उनके लक्षण पूछेंगे। वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, वो बताएंगे कि आप हॉस्पिटल चले जाइए, एम्बुलेंस आ जाएगी उनको लेने के लिए। सरकार ने हर इंतज़ाम करा है, मगर केयरलेसनेस नहीं करनी है, केयरफुल रहना है। अगर कोई भी लक्षण तीव्र हो जाता है होम आइसोलेशन में, इमीडिएटली शिफ्ट हो जाना है हॉस्पिटल में। सोचते नहीं रहना है कि नहीं ये ऐसे ही है, ये ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये दवाई खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, आप करिए, दवाई शवाई जो भी है घर में करिए, बट अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप होती है या कोई नया सिम्टम आपको डेवलप हो जाता है, कांटेक्ट तो करिए डॉक्टर को, 108 पे कॉल तो करिए, ताकि आपको टाइमली जो भी जिस जगह पे पहुंचाना है वहाँ पहुंचाया जाए। क्योंकि जब लेट मरीज़ पहुंचते हैं अस्पताल में तो डैमेज इतना हो चुका होता है कि फिर वो बचाना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और, सेकंड वेव के साथ साथ अभी एक और दिल दहलाने वाली बात, ब्लैक फंगस। कल एक केस आया, डेथ होगी। ब्लैक फंगस क्या चीज़ है जी, थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, जो हम म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, ये फंगस है। फंगस जैसे हम हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं ना, उल्ली। जो फंगल इन्फेक्शंस है ये पहले भी होती थी, नॉर्मल भी होती हैं, स्किन इन्फेक्शंस होती हैं यूजुअली। तो ये डैम्प और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में ज़्यादातर होती हैं, जहाँ पर नमी जो है वो हवा में ज़्यादा होती है। मगर अब इस केस में ये देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि इस कोविड वेव के बाद क्या शायद लोगों की कुछ इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती उस फंगस से फाइट करने की, या कहीं से वो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मोस्टली ये ज़्यादातर उन लोगों में हो रही है ये म्यूकोरमाइकोसिस जो डायबिटिक शुगर के मरीज़ हैं। और ये सब लोग जानते हैं, जो शुगर की मात्रा जब ब्लड में ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शंस और माइक्रोब्स, फंगस, इनको मल्टीप्लाई होने के लिए सबस्ट्रेट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है शुगर की वजह से, और ये जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये इन पेशेंट्स को जो है बड़ा केयरफुल रहना है। डायबिटिक पेशेंट्स को इन दिनों के दौरान खासकर अपनी शुगर जो है वो मेंटेन रखनी है, और उसको चेक भी कराते रहना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। और एक और चीज़, ओवर द काउंटर कोई स्टीरॉयड किसी को नहीं लेना चाहिए। जब स्टीरॉयड्स लेते हैं तो उससे शुगर का लेवल और बढ़ जाता है, और बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं, केमिकल चेंजेस, उससे जो ससेप्टेबिलिटी है फंगल इन्फेक्शंस की वो बढ़ जाती है। तो ये आपने सही कहा, अभी हमारे जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा केसेस तो नहीं, एक केस देखा गया है, मगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं
जो पेशेंट्स ऑटोइम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो पेशेंट्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनकी ससेप्टिबिलिटी इस बीमारी के लिए ज़्यादा है और बड़े केयरफुल रहना है। इसके लक्षण जैसे बताए जाते हैं, मोस्टली ये फेशियल एरिया को इफ़ेक्ट करती है, साइनसिस को इफ़ेक्ट करती है। तो जो भी अगर किसी को नाक बंद हो जाता है, नाक से गंदे किस्म का डिस्चार्ज आने लगता है, स्मेली डिस्चार्ज आने लगता है, नाक से खून आने लगता है, या हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा, फेस में कहीं भी स्वेलिंग हो रही है, आंखों के आसपास या नाक के आसपास स्वेलिंग हो रही है, या डिसकलरेशन हो रही है, कहीं पे आपको लगता है मेरी ये जगह काली सी हो रही है या ब्लूइश हो रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और जो लोग डायबिटिक है, अपना शुगर में जो है उसको मॉनिटर करें, शुगर लेवल को मॉनिटर करें और मेंटेन। इसका ट्रीटमेंट है ब्लैक फंगस का? देखिए, ट्रीटमेंट तो करते हैं, मगर यह है कि शुगर कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर रेज रहे फिर इसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, थोड़ा इतना आसान नहीं है। एंटी फंगल्स वगैरह देते हैं, कुछ सर्जिकल डिब्राइडमेंट्स भी करते हैं, मगर वो परेशानी में पड़ने वाली बात हो जाती है। तो इसका प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। मैं अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को जो अभी भी इसको थोड़ा केयरलेस समझ रही है, जो इस चीज़ को नहीं समझ रही है, क्योंकि थर्ड वेव भी जो बताया जा रहा है, थर्ड वेव भी आने वाली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को जो अभी भी इसको? मैं लोगों को यही अपील करती हूँ कि एज अ प्रिकॉशन एक तो मास्क पहन के रखें, डबल मास्क पहन लें और दूरी बना के रखें। इससे आप ये 2 काम, अगर 3 काम ही वो करेंगे, मास्क पहनेंगे डबल, दूरी 2-3 मीटर की बना के रखेंगे और बार बार हाथ धोते रहेंगे, अपने जिस्म की और अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे, तो इससे ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। मिलना जुलना आम लोगों से कम करें। और दूसरा ये कि अगर किसी को लक्षण है उसको छुपाए ना। बहुत से लोग घरों में बैठे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे, ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि फीवर हो गया, नहीं ठीक हो जाएगा, कौन जाए टेस्ट कराने, क्या करे। आप नहीं जाना, 108 पे कॉल तो कर लीजिए, एक कॉल करने में कुछ नहीं, वो आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना है। तो इसको छुपाए मत, अपने लक्षणों को छुपाए मत, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जान बहुत प्रेशियस है। आपके साथ जो आपके घरों में रह रहे हैं, जो दूसरे लोग आपके साथ मिलते जुलते हैं, उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए लक्षण जैसे ही आए तुरंत अपनी जांच कराएं, तुरंत अपना टेस्ट करवाएं, यही मैं अपील लोगों से करती हूँ। थर्ड वेव आपने कहा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो उसके लिए प्रिवेंशन ही बेहतर है। प्रिवेंशन से ही हम बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 मेजर्स भी अगर सब लोग पालन करें इसका, तो काफ़ी हद तक सहायता हो जाएगी सरकार के लिए भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।